हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल पीडी टेक मैथ। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे CSIR नेट फैब 2022 एंड सितंबर 2022 हमने कंप्लीट कर लिया है। उसका एक या दो क्वेश्चन रहता था अपना, तो उस क्वेश्चन को भी हम इसी लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे, पर लास्ट में हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे देखिए, पहले हम फैब 2022 को डिस्कस करेंगे। फैब 2022 में टोटल क्वेश्चन आपके आए थे 8 क्वेश्चन थे एंड पार्ट बी में से आपके 4 क्वेश्चन आए थे एंड पार्ट सी में से भी आपके 4 क्वेश्चन आए थे। तो ये था आपका कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के कि टोटल कितने क्वेश्चन थे, 8 क्वेश्चन थे। अगर आपको लीनियर अलजेब्रा की भी वीडियोस देखनी है तो आपको लीनियर अलजेब्रा की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। वहाँ पे आपको 2011 से 2023 तक की वीडियोस मिलेगी। ओके, आप पीडी टेक मैथ इस चैनल पे जाना, वहाँ पर लीनियर अलजेब्रा क्वेश्चंस के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिलेगी। वहाँ पे जा कर के आप पिछली वीडियोस चेक कर सकते हैं। अब हमने स्टार्ट कर रखा है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस एंड रियल एनालिसिस, तो अब साथ ही साथ इसको करते चलिए। आज हम 2022 को डिस्कस करेंगे। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। ये आपका पार्ट बी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, लेट एफ जेड बी ए नॉन कॉन्स्टेंट एंटायर फंक्शन। देखिए यहाँ पे इसने क्या कहा कि जो एफ ऑफ जेड है वो कैसा है, नॉन कॉन्स्टेंट है एंड एंटायर फंक्शन है। ओके, ध्यान रखना, साथ ही राइट करते जाना कि जो फंक्शन है वो कैसा है, नॉन कॉन्स्टेंट है प्लस एंटायर फंक्शन है। एंड जेड आपके पास क्या है, एक्स प्लस आयोटा वाई। लेट यू एक्स वाई एंड वी एक्स वाई डिनोट इट्स रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट्स। यहाँ पे देखिए, जो u ऑफ एक्स वाई है वो क्या है, रियल पार्ट है एंड v ऑफ एक्स वाई जो है वो क्या है, इमेजिनरी पार्ट है। क्योंकि जो f ऑफ जेड है उसको आप कैसे लिखते हो, u एक्स वाई प्लस आयोटा v एक्स वाई। तो यहाँ पे जो u ऑफ एक्स वाई है ये क्या है, रियल पार्ट है एंड v ऑफ एक्स वाई है ये क्या है, इमेजिनरी पार्ट है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज़ फॉल्स। यहाँ पे हमें बताना है कि इन स्टेटमेंट में से कौन सी स्टेटमेंट आपकी फॉल्स होगी। ओके, तो यहाँ पे देखिए, अगर आपके पास ये नॉन कॉन्स्टेंट एंटायर फंक्शन है तो यहाँ पे देखिए यू एक्स इज इक्वल टू माइनस वी वाई एंड यू वाई इज इक्वल टू माइनस ऑफ वी एक्स। यहाँ पे देखने से आपको क्या पता चला कि यहाँ पे एक टाइप से हमें सी आर इक्वेशन पूछी गई है कि सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई करती है या नहीं। तो सी आर इक्वेशन की क्या होती है कंडीशन, कब सेटिस्फाई करती है। देखिए, अगर मैं सी आर इक्वेशन की बात करूँ तो सी आर इक्वेशन के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, यू एक्स इज इक्वल टू वी वाई एंड यहाँ पे क्या होगा, यू वाई इज इक्वल टू माइनस ऑफ वी एक्स। ओके, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए। अब फर्स्ट ही देखिए क्या है, यू एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ वी वाई। यहाँ पे ये प्लस आएगा, सॉरी मिस प्रिंट हुआ है। एक मिनट यहाँ पे क्या लिखा था, देखिए फर्स्ट क्या है कि यू एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ वी वाई एंड यू वाई इज इक्वल टू माइनस ऑफ वी एक्स। ये तो ठीक है, यू वाई इज इक्वल टू माइनस ऑफ वी एक्स। अब सेकंड में देखिए क्या है, यू वाई इज इक्वल टू वी एक्स। यहाँ पे क्या है, ये माइनस नहीं है ना। तो यहाँ पे देखिए ये लिखने में थोड़ी मिस्टेक हुई है, इधर ये माइनस नहीं आएगा ऑप्शंस में। तो फर्स्ट ऑप्शन आपके पास क्या है कि यू एक्स इज इक्वल टू वी ऑफ वाई एंड यू वाई इज इक्वल टू माइनस ऑफ वी एक्स। तो ये सी आर इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन आपका क्या है, ट्रू है। लेकिन हमें क्या बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पे फॉल्स होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन तो इनकरेक्ट हो गया यहाँ पे अपने स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। अब सेकंड ऑप्शन क्या है कि यू वाई इज इक्वल टू वी एक्स एंड यू एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ वी वाई। तो ये सेटिस्फाई नहीं करता सी आर इक्वेशन को। तो यहाँ से जो ये ऑप्शन है ये आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हमें क्या बताना था कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पे, कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे फॉल्स होगी। तो ये जो है ये सी आर इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करता। ओके, अब थर्ड देखिए क्या है कि मोड ऑफ एफ डैश एक्स प्लस आयोटा वाई। जब आप यहाँ पे डेरिवेटिव करोगे तो क्या आएगा, एफ डैश जेड। जब आप एफ जेड का डेरिवेटिव करोगे, देखिए एफ ऑफ जेड क्या है, एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू यू प्लस आयोटा वी। ओके, डेरिवेटिव कीजिए, एफ डेरिवेटिव जेड इज इक्वल टू, जब आप डेरिवेटिव करते हो तो यहाँ पे आता है यू एक्स प्लस आयोटा वी एक्स। अब यहाँ पे देखिए क्या है, यू एक्स प्लस आयोटा वी एक्स। हमें क्या करना है,
मोड करना है और फिर स्क्वायर रूट करना है ना। अब मोड करोगे तो क्या आएगा, यहाँ से मोड करोगे तो क्या आएगा, देखिए मोड ऑफ एफ डैश जेड इज इक्वल टू, यहाँ से क्या बनेगा, यू एक्स स्क्वेयर प्लस वी एक्स स्क्वेयर, उसके बाद क्या करना हमें स्क्वेयर, तो मोड ऑफ जेड, मोड ऑफ एफ डैश जेड स्क्वेयर, तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपके पास यू एक्स स्क्वेयर प्लस वी एक्स स्क्वेयर। तो यहाँ से जो थर्ड ऑप्शन है ये भी आपका करेक्ट हो जाएगा, लेकिन हमें क्या बताना है कि फॉल्स कौन सा है, तो यहाँ से थर्ड आपका इनकरेक्ट हो गया। अब फोर्थ ऑप्शन देखिए क्या है कि एफ डैश एक्स प्लस आयोटा वाई इज इक्वल टू यू वाई स्क्वेयर प्लस वी वाई स्क्वेयर। तो यहाँ पे देखिए यू एक्स की जगह पे आप पुट कीजिए, यू एक्स किसके इक्वल है, वी वाई के, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा वी वाई स्क्वेयर प्लस वी एक्स किसके इक्वल है, माइनस ऑफ यू वाई के, तो माइनस ऑफ यू वाई का स्क्वेयर करोगे तो क्या आ जाएगा यू वाई स्क्वेयर। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास फोर्थ ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू आवर स्टेटमेंट जो फोर्थ ऑप्शन है वो इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे फॉल्स कौन सा हुआ, सिर्फ सेकंड ऑप्शन आपका फॉल्स है, क्योंकि ये सी आर इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करता। ठीक है, यहाँ पे क्यों हुआ है ये गलत, नॉट सेटिस्फाई सी आर इक्वेशन। ठीक है, ये पार्ट बी का आपका क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, लेट डी इज द सबसेट ऑफ सी, सी यहाँ पे क्या है, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर बी दी ओपन यूनिट डिस्क, जो डी है क्या है, ओपन यूनिट डिस्क है। ठीक है, ओपन यूनिट डिस्क मीन्स ये, ठीक है, ओके, ओपन यूनिट डिस्क है तो बाउंड्री वाले पॉइंट्स यहाँ पे नहीं आएंगे। ओके, ये पोर्शन यहाँ पे आएगा। एंड ओ डी बी दी स्पेस ऑफ ऑल होलोमोर्फिक फंक्शंस ऑन डी, जो ओ डी है उसको किससे डिनोट किया है इसने, स्पेस ऑफ ऑल होलोमोर्फिक फंक्शन ऑन डी। कंसिडर दिस सेट्स, यहाँ पे दो सेट इसने कंसिडर किए हैं, एक सेट है ए, सेट ए इज इक्वल टू कलेक्शन ऑफ ऑल फंक्शंस in OD such that f of 1 by n is equal to, if n is even then f of 1 by n is e raised to the power minus n, and if n is odd then f of 1 by n is 0। and second जो set है वो क्या है, B is the set of collection of all functions f in OD such that f of 1 by n is equal to n minus 2 by n minus 1 and n is greater than equal to 2। ये हमें दो सेट गिवन है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, यहाँ पे हमें क्या बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, बोथ ए एंड बी आर नॉन एम्पिटी, सेकंड इज ए इज एम्पिटी एंड बी हैज़ एग्जैक्टली वन एलिमेंट, एंड थर्ड इज ए हैज़ एग्जैक्टली वन एलिमेंट एंड बी इज एम्पिटी, एंड द लास्ट वन इज बोथ ए बी आर एम्पिटी। यानी कि एक टाइप से हमें ए और बी सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताने हैं कि ए में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं और बी में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, और ए बी के अंदर किस टाइप के एलिमेंट्स हैं, फंक्शंस हैं। यानी कि ए और बी में हमें टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस बताने हैं कि कितने आएंगे। ठीक है, ओके, तो कैसे करोगे, सबसे पहले ए सेट को उठाइए कि सेट ए आपके पास क्या है। देखिए जो ए सेट है वो क्या है, सेट ए इज़ द कलेक्शन ऑफ ऑल फंक्शंस इन ओ डी such that f of 1 by n is equal to e raised to the power minus n if n is even। okay, and second क्या है कि 0 if n is odd। अब देखिए कैसे निकालोगे टोटल नंबर ऑफ फंक्शन। यहाँ पे देखिए कि जब n odd है, if n is odd तो फंक्शन आपका कैसा है, f of 1 by n इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ से क्या कर सकते हो, देखिए सबसे पहले तो कि जब n आपका ओड है तो किस टाइप का होगा, f ऑफ 1 बाई 2n प्लस 1, इस टाइप के पॉइंट्स आएंगे यहाँ पे इज इक्वल टू 0। अब जो 1 बाई 2n प्लस 1 है इसका लिमिट पॉइंट क्या है, अगर मैं यहाँ से इसका सेट बनाऊँ तो किस टाइप का बनेगा, ये किस टाइप के एलिमेंट्स आएंगे इसमें। अगर मैं n की जगह पे 1 रखती हूँ तो 1/3, एंड जब n की जगह पे 3 रखती हूँ तो 1/7, ये इस टाइप के आएंगे। ओके, अब देखिए आपके पास एक थ्योरम होती है यूनिकनेस थ्योरम। क्या है यूनिकनेस थ्योरम, यूनिकनेस थ्योरम देखिए क्या है,
जो यूनिकनेस थ्योरम है, यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे मैं स्टेटमेंट लिखती हूँ कि यूनिकनेस थ्योरम क्या है। उसी का यूज हम करेंगे। स्टेटमेंट देखिए क्या होती है। लेट f of z and g of z be analytic in a region omega if the set of points z in omega where fz is equal to g of z has a limit point in omega, then fz is equal to gz for all z in omega। अगर मैं यहाँ पे पर्टिकुलर की बात करूँ, इन पर्टिकुलर, यहाँ पे देखिए यही हम यूज करेंगे। अब इन पर्टिकुलर से आगे क्या बोलती हूँ, देखिए इन पर्टिकुलर इफ ए लिमिट पॉइंट in omega, then f of z is identically 0 in omega। अब यहाँ पे देखिए कैसे यूज करोगे इस थ्योरम का, यूनिकनेस थ्योरम का कैसे यूज करोगे। जो आपके पास ये सेट आया है, इसका लिमिट पॉइंट क्या है, 0, और जो ये लिमिट पॉइंट है 0, ये कहाँ पे बिलोंग करता है, देखिए जो जीरो है वो आपका ओडी के अंदर जाएगा, ठीक है। जो जीरो है वो आपका कहाँ पे बिलोंग करेगा, 0 के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बाय यूनिकनेस थ्योरम अगर आपका 0 ओडी के अंदर बिलोंग कर गया, देन बाय यूनिकनेस थ्योरम f इज़ आइडेंटिकली 0, ठीक है। यानी कि जब आपका n ओड होगा तो उस केस में तो जो फंक्शन है वो क्या आ गया, आइडेंटिकली 0। अब हमें क्या देखना है कि जब आपका फंक्शन इवन है तो उस केस में क्या आएगा। अगर आपका फंक्शन है इवन, इफ n इज़ इवन, इफ फंक्शन इज़ इवन, देन f ऑफ 1/n क्या है, e रेज टू द पावर -n, यानी कि इवन है तो किस टाइप के आएंगे यहाँ पे, 1/2n इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर -2n, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए अगर मैं यहाँ पे 1/2n को रिप्लेस करूँ z से, रिप्लेस 1/2n को रिप्लेस कीजिए z से, तो यहाँ पे क्या आएगा, दिस इम्प्लाइज f ऑफ z इज इक्वल टू, यहाँ से क्या आएगा, ई रेज टू द पावर, यहाँ पे क्या आएगा, देखिए 2n माइनस का 1/z, ओके। अब यहाँ पे जो ये फंक्शन है ई रेज टू द पावर -1/z, ये तो एनालिटिक ही नहीं है। अपनी ओपन यूनिट डिस्क में ये फंक्शन एनालिटिक ही नहीं है, ओके। दिस फंक्शन इज़ नॉट एनालिटिक इन ओपन यूनिट डिस्क, ठीक है। तो यहाँ पे जो ए सेट है आपका, उसके अंदर एक भी फंक्शन बिलोंग नहीं करता, ओके। यानी कि जो आपका ए सेट है वो क्या है, एम्प्टी सेट है। दिस इम्प्लाइज सेट ए इज़ एम्प्टी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखिए जब आपका एन ओड है तो उस केस में तो क्या आ गया, एफ इज़ आइडेंटिकली 0, एंड जब एफ आपका इवन है तो उस केस में जो फंक्शन है वो एनालिटिक ही नहीं है ओपन यूनिट डिस्क में, तो जो सेट ए है वो क्या आ गया, एम्प्टी, ठीक है।
अब हम सेट बी की बात कर लेते हैं कि जो सेट बी है, सेट बी देखिए क्या है, सेट ऑफ ऑल फंक्शंस एफ इन ओ डी सच दैट एफ ऑफ 1/n इज इक्वल टू n-2/n-1। ओके, अब यहाँ पे सेट बी देखिए क्या है, सेट बी इज इक्वल टू सेट ऑफ कलेक्शन ऑफ ऑल फंक्शंस इन ओ डी सच दैट n माइनस किस टाइप का है, n-2/n-1। ठीक है, अब हम इसमें देख लेते हैं कि कितने नंबर ऑफ फंक्शंस होंगे। तो यहाँ पे देखिए कि जो एफ ऑफ जेड है, यानी कि जो एफ ऑफ एन है आपका, क्या है, देखिए ये इधर क्या है, एफ ऑफ 1/n इज इक्वल टू, ओके, तो एफ ऑफ 1/n इज इक्वल टू n-2/n-1। ओके, अब यहाँ पे देखिए जो 1/n, ये जो सेट बनेगा, यहाँ पे अगर मैं सेट बनाऊँ 1, 1/2, 1/3, यहाँ पे n ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, तो सेट किस टाइप का होगा, n ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, तो यहाँ पे बनेगा 1/2, 1/3 अप टू सो ऑन। ठीक है, अगर हम इसके लिमिट पॉइंट की बात करें तो लिमिट पॉइंट इसका क्या है, 0। ओके, ये इसका क्या है, लिमिट पॉइंट। ओके, लिमिट पॉइंट इसका क्या आ गया, 0। एंड जो 1/n है इसको हम रिप्लेस कर लेते हैं, रिप्लेस 1/n को रिप्लेस कीजिए z से, दिस इम्प्लाइज n इज इक्वल टू 1/z। यहाँ पे पुट कीजिए f ऑफ z इज इक्वल टू क्या आएगा, 1/z माइनस 2 अपॉन 1/z माइनस 1। सिंप्लीफाई करोगे जब 1 - 2z अपॉन 1 - z। ओके, अब ये क्या है, जो ये फंक्शन है क्या है, कंप्लीटली एनालिटिक है ओपन यूनिट डिस्क में। ओके, एनालिटिक इन मोड ऑफ z लेस देन 1। तो हमें यहाँ पे एक ऐसा फंक्शन मिल गया। ठीक है, तो b के अंदर कितने फंक्शन हैं, यहाँ पे b के अंदर एक फंक्शन हमें यहाँ पे मिल गया जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, यानी कि जो एनालिटिक है कहाँ पे, ओपन यूनिट डिस्क में। तो यहाँ पे क्या आ गया, ओनली वन फंक्शन एग्जिस्ट इन b। ओके, दिस इम्प्लाइज ओनली वन फंक्शन एग्जिस्ट इन b, और वो फंक्शन क्या है, ये 1 - 2z/1 - z। ओके, अब ऑप्शंस देखिए, बोथ a एंड b आर नॉन एम्प्टी, तो ये इनकरेक्ट हो गया। a इज़ एम्प्टी एंड b हैज़ एग्जैक्टली 1 एलिमेंट, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। एंड थर्ड इज़ a हैज़ एग्जैक्टली 1 एलिमेंट एंड b इज़ एम्प्टी, ये इनकरेक्ट हो गया। बोथ a एंड b आर एम्प्टी, तो यहाँ से ये भी इनकरेक्ट हो गया। ओनली सेकंड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। ये भी आपका पार्ट बी का क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज लेट f be a rational function of complex variable z given by f of z is equal to z³ + 2z - 4/z। फंक्शन हमें क्या गिवन है, देखिए f of z is equal to z³ + 2z - 4/z। The radius of convergence of the Taylor series of f at z is equal to 1। हमें यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। तो कैसे फाइंड आउट करोगे रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, कैसे करोगे, यहाँ पे सबसे पहले ये देखिए कि एफ जेड के पास सिंगुलैरिटी क्या है, एफ जेड के पास सिंगुलैरिटी क्या है, यहाँ पे देखिए जेड इज इक्वल टू 0, ये इसके पास सिंगुलैरिटी है। ठीक है, एफ जेड हैज सिंगुलैरिटी एट जेड इज इक्वल टू 0। तो ये हम बोल सकते हैं कि एफ जेड हैज़ सिंगुलैरिटी एट z इज इक्वल टू 0। z इज इक्वल टू 0 पे इसके पास क्या है, सिंगुलैरिटी है। तो अब यहाँ पे देखिए कि जब भी हम रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालते हैं तो ऐसी रेडियस की डिस्क हम फाइंड आउट करेंगे कि जिसके अंदर 0 ना आए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखिए जो सिंगुलैरिटी आई है वो किस पर आई है, z इज इक्वल टू 0 पे। तो हमें एक ऐसी रेडियस फाइंड आउट करनी है। ठीक है, हमें एक ऐसी रेडियस फाइंड आउट करनी है कि जब हम वहाँ पे डिस्क वहाँ पे हम बनाएं, ठीक है, तो उसके अंदर 0 कंटेन नहीं करना चाहिए। बाउंड्री के ऊपर बेशक आ जाए लेकिन वो अंदर नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमें टेलर सीरीज ऑफ एफ एट जेड इज इक्वल टू 1, सेंटर हमें क्या गिवन है, 1। ठीक है,
सेंटर आपके पास क्या है, 1 है। तो रेडियस हमें कैसी फाइंड आउट करनी है यहाँ पे, कि जिसके अंदर 0 ना आए। ओके, तो मैं यहाँ पे जब मैं यहाँ पे डिस्क बनाऊँगी तो देखिए डिस्क जो है यहाँ पे रेडियस क्या है, 1। ठीक है, अगर मैं 1 के अराउंड जब मैं डिस्क बनाऊंगी तो z आपका यहाँ पे है, z इज इक्वल टू 0। सिंगुलरिटी आपकी कहाँ पे है, बाउंड्री पे। तो मैंने यही कहा था कि जब भी आप रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस की बात करोगे तो आपको क्या करना है, ऐसी रेडियस की डिस्क आपको फाइंड आउट करनी है जिसके अंदर 0 बिलोंग ना करे। ठीक है, 0 कंटेन ना करे, उसकी बाउंड्री पे आ सकता है लेकिन उसके अंदर ना आए। अब यहाँ पे देखिए जो z है आपका यहाँ पे है। ठीक है, 0 जो सिंगुलैरिटी है आपकी वो यहाँ पे है, बाउंड्री पे अंदर नहीं है। तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस यहाँ से कितनी हो गई, 1। ओके, हमें ऐसी ही रेडियस यहाँ पे फाइंड आउट करनी थी, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस यहाँ पे 1 हो गई। अब नेक्स्ट, ये भी आपका पार्ट बी का था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, लेट गामा बी द पॉजिटिवली oriented circle z belongs to C such that mod of z is equal to 3/2. Suppose that integration of gamma e raised to the power pi z upon z minus 1 into z minus 2 iota dz is equal to 2 pi iota c. Then mod of c, हमें यहाँ पे mod of c की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो कैसे करोगे, सबसे पहले यहाँ पे देखिए कि सिंगुलैरिटी क्या क्या है इसके पास। ठीक है, एफ ऑफ जेड क्या है, एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर पाई जेड अपॉन जेड माइनस 1 इंटू जेड माइनस 2 आयोटा। ठीक है, सिंगुलैरिटी क्या है इसके पास, सिंगुलैरिटी क्या है, इधर स्क्वायर है। सिंगुलैरिटी देखिए यहाँ पे पोल सिंगुलैरिटी होंगी यहाँ पे जेड इज इक्वल टू 1 एंड सिंगुलैरिटी की अगर मैं बात करूँ, देखिए सिंगुलैरिटी यहाँ पे क्या है, z इज इक्वल टू 1 एंड 2 आयोटा एंड 2 आयोटा। ठीक है, तो यहाँ से देखिए कि क्या है, यहाँ पे आपके पास पोल सिंगुलैरिटी है एट z इज इक्वल टू 1 एंड एट z इज इक्वल टू 2 आयोटा। तो यहाँ पे आपके पास ये सिंगुलैरिटी है। और अगर आपके पास सिंपल पोल आए, ठीक है, तो उसके लिए रेजिडुअल थ्योरम क्या है, देखिए आपके पास ये क्या है, पोल सिंगुलैरिटी है। ओके, और सिंपल पोल है। देन व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ रेजिडुअल थ्योरम, क्या कहती है रेजिडुअल थ्योरम, देखिए आपके पास क्या है, सिंपल पोल है, तो रेजिडुअल थ्योरम क्या आएगी, द इंटीग्रल ऑफ एफ जेड, द इंटीग्रल ऑफ एफ जेड अराउंड ए क्लोज्ड पाथ enclosing a simple pole enclosing a single pole of fz is 2 pi iota times the residual at the pole। ओके, अब यहाँ पे देखिए कि जो 1 आपकी जो सिंगुलैरिटी है वो आपकी कहाँ पे है, इनसाइड ओमेगा। ओके, यहाँ पे जो z इज इक्वल टू 1 जो सिंगुलैरिटी है ये क्या है, इनसाइड ओमेगा। एंड जो आपके पास 2 आयोटा जो सिंगुलैरिटी है ये क्या है, आउटसाइड ओमेगा। ठीक है, आउटसाइड ओमेगा। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, एफ ऑफ 1 निकालिए, क्या आएगा, एफ ऑफ 1 यहाँ पे अगर आप ये थ्योरम अप्लाई करोगे
तो इस थ्योरम के अकॉर्डिंग जो रेजिड्यू आप निकालोगे, रेजिड्यू एट z इज इक्वल टू 1, क्योंकि सिर्फ 1 ही है जो इनसाइड ओमेगा है, तो हम एट z इज इक्वल टू 1 रेजिड्यू फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो क्या आएगा यहाँ से e रेज टू दी पावर, यहाँ पे z की जगह 1 पुट कीजिए, e रेज टू दी पावर आयोटा पाई अपॉन यहाँ पे क्या आएगा z माइनस 1 माइनस 2 आयोटा, और यहाँ पे ये नहीं है, सॉरी, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया 1 माइनस 2 आयोटा। अब हमें क्या निकालना है, और हाँ देखिए एफ जेड इज़ 2 पाई आयोटा टाइम्स दी रेजिड्यू एट दी पोल, 2 पाई आयोटा से यहाँ पे मल्टीप्लाई कीजिए। ठीक है, इज इक्वल टू किसके इक्वल है ये 2 पाई आयोटा सी, 2 पाई आयोटा सी, तो यहाँ से 2 पाई आयोटा से 2 पाई आयोटा कैंसिल हो गया, तो यहाँ से आपके पास सी की वैल्यू कितनी आ गई ई रेज टू दी पावर आयोटा पाई अपॉन 1 माइनस 2 आयोटा। हमें क्या फाइंड आउट करना है मोड ऑफ सी, अब बोथ साइड मोड लीजिए, तो यहाँ से क्या आएगा मोड ऑफ सी इज इक्वल टू मोड ऑफ ई रेज टू द पावर आयोटा पाई अपॉन मोड ऑफ 1 माइनस 2 आयोटा, एंड वी नो दैट मोड ऑफ ई रेज टू द पावर आयोटा थीटा इज इक्वल टू 1 एंड डिवाइडेड बाय मोड ऑफ 1 प्लस 2 आयोटा पाई। तो ये क्या आएगा यहाँ से, जब आप यहाँ पे स्क्वायर रूट करोगे तो 1 प्लस 4 देन 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 5, यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ी मिसप्रिंट हुई है, यहाँ पे ये स्क्वायर ही आएगा, तो तब जाके यहाँ से स्क्वायर आपका कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे आपका जो आंसर आएगा क्या आएगा 1 अपॉन 5। ओके, तो फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, मोड ऑफ सी इज इक्वल टू 1 अपॉन 5, यहाँ पे ये स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो आपके पास क्या क्या आएंगे 1 2 आयोटा और 2 आयोटा, ये आपके पोल्स रहेंगे। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी आपका पार्ट बी का था। ठीक है, तो पार्ट बी आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है, अब पार्ट सी देखना, क्योंकि 4 क्वेश्चन आए थे आपके पार्ट बी से। क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ पार्ट सी इज फॉर एनी कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन एफ लेट डी एफ डिनोट द सेट ऑन विच द फंक्शन एफ सेटिस्फाइज Cauchy-Riemann equations, identify the functions for which df is equal to c। तो क्या करना है आपको यहाँ पे, देखिए एक बार दोबारा रीड कीजिए इसको, फॉर एनी कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन f let df denote the set on which the function f satisfy Cauchy-Riemann equation। Cauchy-Riemann equation क्या होती है, देखिए ux is equal to vy and uy is equal to minus of vx। ठीक है, then identify the functions for which df is equal to c। अब फर्स्ट आपका जो ऑप्शन है यहाँ पे देखिए क्या है, फर्स्ट ऑप्शन में आपके पास क्या आ गया मोड आ गया। अगर किसी भी फंक्शन में आपके पास मोड आ जाता तो वो सी आर इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करता, तो यहाँ से ये फंक्शन एनालिटिक ही नहीं बनेगा, तो फर्स्ट ऑप्शन तो आपका ऐसे ही इनकरेक्ट हो गया। अब सेकंड देखिए, सेकंड है आपका एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू कोस ऑफ एल्फा एक्स माइनस साइन ऑफ एल्फा वाई प्लस आयोटा साइन ऑफ एल्फा एक्स प्लस कोस ऑफ एल्फा वाई, यानी कि ये आपके पास क्या है रियल पार्ट है u ऑफ एक्स वाई प्लस आयोटा एंड दिस इज इमेजनरी पार्ट v ऑफ एक्स वाई। यहाँ पे Cauchy-Riemann इक्वेशन लगाइए, तो u ऑफ एक्स यू एक्स क्या आएगा यहाँ से यू एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ एल्फा साइन ऑफ एल्फा एक्स एंड यू वाई जब आप फाइंड करोगे तो यू वाई आएगा आपके पास माइनस एल्फा कोस ऑफ एल्फा वाई एंड वी ऑफ एक्स इज इक्वल टू वी ऑफ एक्स आएगा एल्फा कोस ऑफ एल्फा एक्स एंड वी ऑफ वाई इज इक्वल टू माइनस ऑफ एल्फा साइन ऑफ एल्फा वाई। देन सी आर इक्वेशन इज यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू वी ऑफ वाई, तो यहाँ से कीजिए यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू वी ऑफ वाई, तो क्या आएगा माइनस ऑफ एल्फा साइन ऑफ एल्फा एक्स इज इक्वल टू वी ऑफ वाई माइनस एल्फा साइन ऑफ एल्फा वाई। एल्फा से एल्फा यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे देखिए इधर क्या है साइन ऑफ एल्फा एक्स है और यहाँ पे क्या है साइन ऑफ एल्फा वाई है, तो ये चीज़ कब सेटिस्फाई करता है जब आपका x और y ये दोनों आपके क्या होते इक्वल होते, लेकिन ऐसा कुछ नहीं दिया गया क्वेश्चन की स्टेटमेंट में कि जो x और y है वो दोनों इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाता है कि जो ये सेकंड ऑप्शन है ये फंक्शन भी आपका सी आर इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करता, मतलब ये भी आपका एनालिटिक नहीं होगा, सेकंड भी इनकरेक्ट हो जाएगा। अब आप यहाँ पे ये देखिए कि जो फोर्थ है, फोर्थ भी आपको डायरेक्ट दिखता है कि जो फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस आयोटा वाई स्क्वायर, जो ये फंक्शन है आपका
यहाँ पे जो रियल और इमेजिनरी पार्ट, यहाँ पे जो ये है एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, ये दोनों हार्मोनिक नहीं हैं, तो इसलिए ये भी सी आर इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से फोर्थ भी आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। अब आते हैं हम थर्ड ऑप्शन पे। थर्ड ऑप्शन देखिए कैसे करोगे। थर्ड ऑप्शन में क्या है कि एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर 1 बाई जेड रेज टू द पावर 4 इफ़ जेड इज इक्वल टू, इफ़ जेड नॉट इक्वल टू 0 एंड 0 इफ़ जेड इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कैसे करोगे कि एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू 0 इफ़ जेड इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो जेड इज इक्वल टू 0 पे फंक्शन आपका क्या है, 0 है, तो ये आपका सी आर इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, जो ये फंक्शन है ये आपका सी आर इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। अदरवाइज़ जो ये है, अगर ये होता नॉट इक्वल टू 0 के लिए, तो ये सेटिस्फाई नहीं करता। ठीक है, तो यहाँ से जो थर्ड ऑप्शन है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए एट जेड इज इक्वल टू 0 फंक्शन इज 0, तो सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई, अदरवाइज नो। ओके, ये आपका पार्ट सी का था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लेट टी डिनोट द यूनिट सर्कल सेट ऑफ, यहाँ पे क्या है, कलेक्शन ऑफ ऑल एलिमेंट्स जेड इन सी सच दैट मोड ऑफ जेड इज इक्वल टू 1 इन द कॉम्प्लेक्स प्लेन एंड लेट डी बी दी ओपन यूनिट डिस्क। यहाँ पे क्या है, कलेक्शन ऑफ ऑल एलिमेंट्स जेड इन सी सच दैट मोड ऑफ जेड इज लेस देन 1। लेट आर डिनोट द सेट ऑफ पॉइंट्स जेड नोट इन टी फॉर विच देयर एग्जिस्ट ए होलोमॉर्फिक फंक्शन एफ इन एन ओपन नेबरहुड u z नोट ऑफ z नोट सच दैट f ऑफ z इज इक्वल टू, f ऑफ z इसने एक सीरीज दी है n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी z रेज टू द पावर 4n इन u z नोट इंटरसेक्शन d देन r कंटेंस। यहाँ पे देखिए कैसे करोगे। सबसे पहले हमें क्या गिवन है कि t डिनोट द यूनिट सर्कल। ठीक है, t क्या है, t किसको डिनोट करता है, यूनिट सर्कल को। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो t है वो किसको डिनोट करता है, यूनिट सर्कल को। ओके, यहाँ से आपके पास ये आ गया। सेकंड हमें क्या गिवन है, डी बी दी ओपन यूनिट डिस्क। डी आपके पास क्या है, ओपन यूनिट डिस्क। ओके, जेड इन सी सच दैट मोड ऑफ जेड इज लेस देन 1 एंड आगे आपके पास क्या है, लेट आर डिनोट द सेट ऑफ पॉइंट्स जेड नोट। आर देखिए क्या है, आर इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स जेड नोट इन टी such that for which there exist a holomorphic function f। ओके, तो यहाँ पे क्या आएगा, such that जो f ऑफ z आपके पास है वो क्या है, f ऑफ z एग्जिस्ट करेगा एंड क्या है, होलोमॉर्फिक। ठीक है, अब वो कहाँ पे होलोमॉर्फिक है वो देखिए, इज एन ओपन नेबरहुड u z नोट ऑफ z नोट such that f ऑफ z इज इक्वल टू समेशन n 0 टू इन्फिनिटी z रेज टू द पावर 4n। अब देखिए जो होलोमॉर्फिक आपके जो फंक्शन है वो इस टाइप के होंगे। ठीक है, ये भी ध्यान रखना, इसने खुद ही दे दिया। उसकी जो सीरीज है वो क्या होगी, n 0 टू इन्फिनिटी z रेज टू द पावर 4n इन u z नोट इंटरसेक्शन d देन r कंटेन्स। फर्स्ट क्या है, ऑल पॉइंट्स ऑफ t, सेकेंड इज इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स ऑफ t एंड थर्ड इज ऑल पॉइंट्स ऑफ t एक्सेप्ट ए फाइनाइट सेट एंड फोर्थ इज नो पॉइंट्स ऑफ t। तो कैसे करोगे इसको, देखिए जो फंक्शन है वो कहाँ पे होलोमॉर्फिक है, पहले तो वो देखिए होलोमॉर्फिक कहाँ पे है, होलोमॉर्फिक इन यू जेड नोट इंटरसेक्शन डी। ठीक है, ध्यान रखना, यानी कि ये एनालिटिक कहाँ पे है, यू जेड नोट इंटरसेक्शन डी। अब देखिए जो जेड नोट है, अगर मैं जेड नोट के अराउंड कोई भी एक डिस्क बनाऊं तो उसके अंदर वाले पॉइंट्स पे तो वो एनालिटिक होगा, लेकिन बाहर वाले पॉइंट्स पे आप क्या कहोगे। देखिए हमें वो पॉइंट्स यहाँ पे फाइंड आउट करने हैं, यानी कि वो हमें पॉइंट्स यहाँ फाइंड आउट करने हैं जिनके नेबरहुड में एफ जेड जो एनालिटिक हो। ठीक है, ठीक है, और जो पॉइंट्स है वो कहाँ पे होने चाहिए। देखिए ये आपके पास क्या है, कॉम्प्लेक्स प्लेन हो गया। ओके, ये आपके पास कॉम्प्लेक्स प्लेन हो गया। तो हमें कौन सी पॉइंट्स यहाँ पे फाइंड आउट करने हैं कि जब मैं उस पॉइंट के अराउंड एक डिस्क बनाऊँ, ठीक है, उस पॉइंट के अराउंड मैं डिस्क बनाऊँ
और उस पॉइंट के नेबरहुड में जितने भी एलिमेंट्स आए उन हर एलिमेंट पे वो क्या करना चाहिए, क्या होना चाहिए, एनालिटिक होना चाहिए। वो उस पॉइंट के इनसाइड हो या फिर वो आउटसाइड हो, ठीक है। हर पॉइंट पे क्या होना चाहिए, एनालिटिक होना चाहिए फंक्शन। अब मान लिए कि ये आपका जेड नोट पॉइंट है, और हाँ ध्यान रखना वो सारे पॉइंट्स कहाँ पे होने चाहिए, बाउंड्री पे, ओके। जो पॉइंट्स है वो कहाँ होने चाहिए, बाउंड्री के ऊपर होने चाहिए, ओके। तो कैसे करोगे यहाँ पे, देखिए इसने खुद ही एफ जेड हमें दिया है कि एफ जेड किस टाइप का है, एफ ऑफ जेड इज द समेशन ऑफ एन जीरो टू इन्फिनिटी, यहाँ पे क्या है, जेड रेज टू द पावर 4n। जब इसको ओपन करोगे तो क्या आएगा, 1 प्लस जेड, यहाँ पे जेड 4 प्लस जेड रेज टू द पावर 8 प्लस जेड रेज टू द पावर 12 अप टू, अब इसको ओपन कीजिए, इसको जब ये किसकी सीरीज बनती है, 1/1 माइनस जेड रेज टू द पावर 4, ठीक है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि जब हम इसका इन्वर्स करेंगे कि 1 माइनस जेड 4 इन्वर्स, तो आपके पास यही सीरीज बन के आएगी, ठीक है, जब हम इसको ओपन करेंगे। तो यहाँ पे देखिए जो ये फंक्शन आपके पास आया है, एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू 1/1 माइनस जेड रेज टू द पावर 4, तो इसकी सिंगुलैरिटी निकालिए। सिंगुलैरिटी इसकी क्या आएगी, यहाँ से सिंगुलैरिटीज़ की आएगी 1 माइनस 1 आयोटा एंड माइनस आयोटा, क्योंकि देखिए जब हम इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, 1 माइनस जेड स्क्वेयर होल स्क्वेयर, ठीक है। इसको ओपन कीजिए, यहाँ से 1 माइनस जेड स्क्वेयर एंड 1 प्लस जेड स्क्वेयर, ठीक है। तो यहाँ से ये क्या आ गया, 1 अपॉन, यहाँ पे ये 1 माइनस जेड इंटू 1 प्लस जेड एंड 1 प्लस जेड स्क्वेयर, ठीक है। तो सिंगुलैरिटी यहाँ से क्या आएंगी, 1 माइनस 1 आयोटा एंड माइनस आयोटा। अब देखिए यहाँ पे जो 1 माइनस 1 आयोटा एंड माइनस आयोटा है, तो ये इसकी सिंगुलैरिटी है। तो इन सब पॉइंट्स को छोड़ करके हर पॉइंट पे ये फंक्शन क्या होगा, एनालिटिक होगा। अब देखिए ये पॉइंट्स जो है ये कहाँ पे लाई करते हैं, ठीक है। आपके पास सर्कल क्या है, यूनिट सर्कल है, ठीक है। आपके पास जो सर्कल है क्या है, यूनिट सर्कल। अब जो ये सिंगुलैरिटी आपकी आई है कहाँ पे है, z इज इक्वल टू 1 ये है, एंड z इज इक्वल टू माइनस 1 ये, एंड z इज इक्वल टू आयोटा एंड z इज इक्वल टू माइनस आयोटा, ठीक है। तो जो सिंगुलैरिटी है आपकी यहाँ पे है, ठीक है। अब इन पॉइंट्स को छोड़ के z इज इक्वल टू 1, z इज इक्वल टू आयोटा, z इज इक्वल टू माइनस 1 एंड z इज इक्वल टू माइनस आयोटा, सिर्फ इन पॉइंट्स को छोड़ करके आप बाउंड्री पे कहीं पे भी कोई भी पॉइंट ले लीजिए, और उसके अराउंड जब आप डिस्क बनाओगे तो वहाँ पे क्या होगा फंक्शन आपका, जो आप किसी भी पॉइंट को लेकर के उसके अराउंड जब आप डिस्क बनाओगे तो उस डिस्क में हर एलिमेंट पे क्या होगा फंक्शन आपका, एनालिटिक होगा। या तो आप उस आउटसाइड सर्कल ले लीजिए या फिर आप इनसाइड सर्कल ले लीजिए, ठीक है। सिर्फ आपको ये 4 पॉइंट्स आपको छोड़ने हैं, अदरवाइज आप इसकी बाउंड्री पे कहीं पे भी कोई भी आप पॉइंट लेइए और उसके अराउंड आप क्या बनाइए, एक डिस्क बनाइए, ठीक है। तो हर जगह पे फंक्शन क्या होगा, एनालिटिक। अब देखिए कितने एलिमेंट्स आएंगे यहाँ पे, फर्स्ट ऑप्शन क्या है, ऑल पॉइंट्स ऑफ टी, तो यहाँ से ये इनकरेक्ट हो जाएगा, ऑल पॉइंट्स नहीं आएंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये 4 पॉइंट्स आपके यहाँ से इसमें से निकल जाते हैं, 1 माइनस 1 आयोटा एंड माइनस आयोटा, इन पॉइंट्स पे एनालिटिक नहीं है, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका इनकरेक्ट हो गया। सेकंड क्या है, इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स ऑफ टी, ठीक है, इनफाइनाइटली मैनी होंगे क्योंकि सिर्फ 4 पॉइंट्स ही हमें छोड़ने हैं, तो बाउंड्री पे बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं। अब थर्ड क्या है, ऑल पॉइंट्स ऑफ टी एक्सेप्ट ए फाइनाइट सेट, ये भी सही होगा क्योंकि सिर्फ हमें कौन सा सेट यहाँ पे छोड़ना है जिसमें वो 4 एलिमेंट्स हैं, ओके। तो फोर्थ ऑप्शन क्या है, नो पॉइंट्स ऑफ टी, तो यहाँ से फोर्थ ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो जाएगा क्योंकि बहुत सारे पॉइंट्स पे फंक्शन आपका क्या है, एनालिटिक है, ओके। ये आपका पार्ट सी का था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज consider the function f z is equal to sin of z raised to the power m upon 1 minus cos z raised to the power n for जो मोड ऑफ z है वो कहाँ से कहाँ तक है, 0 to 1, एंड वी है m n आर पॉजिटिव इंटीजर्स, दैन z इज इक्वल टू 0 इज, जो z इज इक्वल टू 0 हो वो क्या होगी, ए रिमूवेबल सिंगुलैरिटी इफ m इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2n, एंड सेकेंड इज ए पोल इफ m इज लेस देन 2n, एंड थर्ड इज ए पोल इफ m इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2n, एंड फोर्थ क्या है, एन इसेंशियल सिंगुलैरिटी फॉर सम वैल्यू ऑफ एम एन। यहाँ पे देखिए जो एफ ऑफ जेड है वो क्या है, एफ ऑफ जेड इज साइन ऑफ जेड रेज टू द पावर एम,
अपॉन 1 माइनस कोस ऑफ जेड रेज टू द पावर एन। अब यहाँ पे जो न्यूमरेटर है ये भी क्या है, एनालिटिक है, ओके। एंड जो डिनोमिनेटर है ये भी क्या है आपके पास, एनालिटिक फंक्शन है। अब न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों के दोनों क्या है, यहाँ पे एनालिटिक फंक्शन है, तो इसेंशियल सिंगुलैरिटी तो यहाँ पे पक्का नहीं मिलेगी, ओके। तो फोर्थ ऑप्शन तो आपका इनकरेक्ट हो गया। अब हमें क्या देखना है, इसकी पोल सिंगुलैरिटी ढूंढनी है कि पोल सिंगुलैरिटी क्या होगी इसके पास। यहाँ पे देखिए कि जब हम यहाँ पे डिनोमिनेटर की जीरोस फाइंड आउट करेंगे तो क्या आएगा आपके पास, क्या आएगा यहाँ से 1 माइनस कोस ऑफ जेड रेज टू द पावर एन इज इक्वल टू 0 जब आप करोगे तो देखिए कोस ऑफ जेड इज इक्वल टू 1, ओके। और यहाँ से ये क्या आ जाएगा 2n पाई। अब हमें क्या देखना है कि कितने ऑर्डर की जीरोज यहाँ पे होंगी, तो कितने ऑर्डर की होंगी यहाँ पे 2 रेज टू द पावर n, ठीक है। जो जीरोज होंगी कितने ऑर्डर की होंगी यहाँ पे 2 रेज टू द पावर n ऑर्डर की होंगी। एंड अब यहाँ पे देखिए जब हम साइन ऑफ जेड रेज टू द पावर m इसको हम 0 के इक्वल रखेंगे तो इसके पास कितने ऑर्डर की होंगी, जो जीरोज होंगी वो आपके पास होंगी m ऑर्डर की, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कौन सी सिंगुलैरिटी बनती है आपके पास, कौन सी सिंगुलैरिटी होगी। देखिए पोल सिंगुलैरिटी जो हमने यहाँ पे फाइंड आउट करी तो कितने ऑर्डर की है यहाँ पे 2 रेज टू द पावर n। एंड सिंपल पोल यहाँ पे नहीं है, ठीक है। जो जीरोज भी है वो भी कितने ऑर्डर की है, m ऑर्डर की है, ओके। तो अब अगर मैं ऑप्शंस के अकॉर्डिंग चलूँ तो यहाँ पे देखिए ये इधर m ऑर्डर है, इधर 2 रेज टू द पावर n ऑर्डर है, ओके। यहाँ पे 2 रेज टू द पावर n नहीं है, ये 2n है, ओके, 2n, ठीक है, ओके। अब देखिए कि इफ़ अगर मैं कहूँ कि इफ़ m इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 2n, अगर m आपके पास ग्रेटर देन इक्वल टू 2n है देन ए रिमूवेबल सिंगुलैरिटी इफ़ m इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 2n। तो ये सही है कि अगर m आपके पास ग्रेटर देन इक्वल टू 2 हो गया तो वहाँ से आप पोल सिंगुलैरिटी को रिमूव कर सकते हो इजली। तो यहाँ से फर्स्ट ऑप्शन आपके पास क्या आ गया, करेक्ट हो गया। एंड सेकेंड कि इफ़ m इज़ लेस देन 2n, अगर आपके पास m लेस देन 2n हो गया तो इसके पास क्या होगा, पोल होगा। तो सेकंड ऑप्शन भी करेक्ट हो गया एंड थर्ड ऑप्शन आपके पास इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट एंड सेकंड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लेट f be an entire function such that mod of z f z minus 1 plus e raised to the power z is less than equal to 1 plus mod of z for all z in C। यहाँ पे देखिए हमें क्या फाइंड आउट करना है, एफ डैश ज़ीरो, एफ डैश ज़ीरो, एफ डबल डैश, एफ डैश और एफ डबल डैश की वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, एक थ्योरम है एक्सटेंडेड लिवोल्यूज थ्योरम। क्या कहती है एक्सटेंडेड लिवोल्यूज थ्योरम, पार्ट सी का ये क्वेश्चन है। व्हाट इज़ द स्टेटमेंट ऑफ एक्सटेंडेड लिवोल्यूज थ्योरम। देखिए पहले स्टेटमेंट देख लीजिए, लेट f be an entire function, let f be an entire function, assume that for some k in n and sufficiently large mod of z we have that mod of f of z। अगर आपके पास इस टाइप से फंक्शन है कि mod of f of z a प्लस b mod of z रेज टू द पावर k, देन f इज़ ए पोलिनोमियल। तो क्या होगा, देन f इज़ ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री एट मोस्ट k, ओके। अब यहाँ पे देखिए आपके पास फंक्शन क्या है,
मतलब कंडीशन आपके पास क्या है, यहाँ पे देखिए फंक्शन आपके पास एंटायर है, ओके। तो यहाँ पे हम एक्सटेंडेड लिवोल्यूज थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो कंडीशन आपके पास है मोड ऑफ जेड एफ ऑफ जेड -1 प्लस ई रेज टू द पावर जेड इज लेस देन इक्वल टू 1 प्लस मोड ऑफ जेड। अगर मैं यहाँ पे देखूँ ये किसकी वैल्यू है ए, एंड हेयर बी इज इक्वल टू 1 एंड के आपके पास क्या हो जाएगा 1, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, f इज़ ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री एट मोस्ट 1, के यहाँ पे 1 है। तो यहाँ से मैं बोल सकती हूँ दिस इम्प्लाइज जेड एफ ऑफ जेड -1 प्लस ई रेज टू द पावर जेड, ये किसके इक्वल होगा, क्या होगा, दिस इज ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री एट मोस्ट 1। तो डिग्री एट मोस्ट 1 की पोलिनोमियल ये होगी a प्लस बी जेड, ठीक है। अब यहाँ से अब देखिए f आपके पास क्या है, एंटायर है। तो जब आप सीरीज ओपन करोगे यहाँ पे अराउंड 0, तो क्या आएगी सीरीज, यहाँ पे आपके पास सीरीज देखिए क्या बनेगी, जेड एफ ऑफ जेड की सीरीज क्या होगी अराउंड 0, एफ ऑफ 0 प्लस एफ डैश 0 इंटू जेड अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस एफ डबल डैश 0 जेड स्क्वेयर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एफ ट्रिपल डैश 0 इंटू जेड क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल अप टू सोन। यहाँ पे क्या है -1 एंड ई रेज टू द पावर जेड की एक्सपेंशन क्या होगी, +1 प्लस जेड प्लस जेड स्क्वेयर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस जेड क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस ऑफ टू सोन। और यहाँ पे क्या है a प्लस बी जेड, ओके। अब यहाँ से कोफिशिएंट कंपेयर कीजिए, स्टेटमेंट यहाँ से मैं रिमूव करती हूँ। देखिए जब आप कोफिशिएंट कंपेयर करोगे यहाँ पे तो क्या आएगा, देखिए यहाँ पे 1 से 1 आपका कैंसिल हो जाएगा और आपके पास यहाँ क्या बनेगा, देखिए अगर मैं z के कोफिशिएंट और जेड स्क्वेयर जेड क्यूब इनके कोफिशिएंट्स को मैं अलग अलग अगर मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ तो देखिए क्या है, f ऑफ 0 प्लस 1 कोफिशिएंट ऑफ z प्लस 1/2 एंड यहाँ पे क्या है 1/2 प्लस एफ डैश 0 कोफिशिएंट ऑफ जेड स्क्वेयर प्लस यहाँ पे एफ डबल डैश 0/2 फैक्टोरियल प्लस 1/6 इंटू जेड क्यूब प्लस अप टू सोन एंड वहाँ पे क्या है आपके पास राइट हैंड साइड a प्लस बी जेड। देन कोफिशिएंट ऑफ a इज़ 0 इन लेफ्ट हैंड साइड, क्योंकि यहाँ पे कोई भी कॉन्स्टेंट टर्म नहीं है लेफ्ट हैंड साइड, दिस इम्प्लाइज a इज इक्वल टू 0 एंड कोफिशिएंट ऑफ z इज b इज इक्वल टू f ऑफ 0 प्लस 1, ओके। एंड कोफिशिएंट ऑफ जेड स्क्वेयर क्या है 1/2 प्लस एफ डैश 0 इज इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज एफ डैश 0 इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1/2। तो यहाँ से सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो गया, फर्स्ट ऑप्शन आपका इनकरेक्ट हो गया। अब कोफिशिएंट ऑफ जेड क्यूब क्या है एफ डबल डैश 0 अपॉन 2 प्लस 1/6 इज इक्वल टू 0 एंड दिस इम्प्लाइज एफ डबल डैश 0 आपके पास क्या आ गया यहाँ से माइनस ऑफ 1/3। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ से करेक्ट हो गया एंड फोर्थ ऑप्शन इनकरेक्ट, ठीक है। ये भी आपका पार्ट सी का था। यहाँ पे आपका कंप्लीट होता है फैब 2022 कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो कल के लेक्चर में एक क्वेश्चन रह गया था आपका सितंबर 2022 का, ये देख लीजिए। लेट एफ बी ए नॉन कॉन्स्टेंट एंटायर फंक्शन सच दैट, देखिए यहाँ पे क्या गिवन है हमें, एफ कैसा है नॉन कॉन्स्टेंट है प्लस एंटायर फंक्शन है सच दैट मोड ऑफ एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू 1 फॉर मोड जेड इज इक्वल टू 1। यहाँ पे देखिए मोड जेड इज इक्वल टू 1 के लिए फंक्शन इसने क्या दे दिया, जेड मोड एफ जेड इज इक्वल टू 1। लेट यू डिनोट द ओपन यूनिट डिस्क अराउंड 0 विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स। हमें यहाँ पे बताना है कि कौन सा फॉल्स होगा। फर्स्ट इज एफ ऑफ सी इज इक्वल टू सी, यानी कि इमेज ऑफ एफ क्या आ गया whole complex plane, and second is f has at least 1 zeros in u, third is f has at most finitely many zeros in u, and fourth is f can have a zero outside u। तो कैसे करोगे इस क्वेश्चन को, देखिए
सबसे पहले यहाँ पे देखिए क्या गिवन है हमें, गिवन दैट, देखिए क्या गिवन है, फर्स्ट f इज नॉन कांस्टेंट, ओके, f is non-constant and second is f is entire, okay, and और क्या गिवन है कि मोड ऑफ f of z इज इक्वल टू 1 फॉर मोड ऑफ z इज इक्वल टू 1, ठीक है। एंड फोर्थ हमें क्या गिवन है, u आपके पास क्या है, ओपन यूनिट डिस्क, ओके, ओपन यूनिट डिस्क, मतलब मोड ऑफ z इज लेस देन 1, ये हमें गिवन है। तो अब देखिए अगर मैं यहाँ पे फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ को मैं ऐड करूँ तो यहाँ से क्या बनता है, देखिए f इज ए नॉन कांस्टेंट प्लस एंटायर प्लस डोमेन क्या है, ओपन यूनिट डिस्क। तो हम क्या अप्लाई करेंगे यहाँ पे, देखिए यहाँ पे अगर मैं कहूँ कि f इज नॉन कांस्टेंट प्लस एंटायर, देखिए अगर एंटायर है तो मतलब यहाँ से एनालिटिक तो है, ओके, एंटायर या फिर यहाँ पे एनालिटिक बोल दीजिए, एनालिटिक आएगा यहाँ पे। देखिए अगर वो एंटायर है तो मतलब वो एनालिटिक तो है, ओके, नॉन कांस्टेंट, एनालिटिक एंड डोमेन आपके पास क्या है, यूनिट डिस्क, ठीक है। तो यहाँ से आप कौन सी थ्योरम अप्लाई करोगे, देखिए तीनों को ध्यान से देखिए, f क्या है, नॉन कांस्टेंट, एनालिटिक एंड डोमेन इज ओपन यूनिट डिस्क, देन वी कैन अप्लाई मैक्सिमम मॉडुलस प्रिंसिपल एंड मिनिमम मॉडुलस प्रिंसिपल, ओके। देन व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ मैक्सिमम मॉडुलस प्रिंसिपल, क्या है स्टेटमेंट, क्या है स्टेटमेंट, देखिए स्टेटमेंट देख लीजिए पहले, मैक्सिमम मॉडुलस प्रिंसिपल, ओके। what is the statement of maximum modulus principle, statement is let G be the subset of C and C क्या है यहाँ पे, set of complex number, be a bounded and connected, ठीक है। तो यहाँ से देखिए आपके पास क्या है, डोमेन U है, ओपन यूनिट डिस्क है, तो यहाँ से क्या है, ये कनेक्ट बाउंडेड है, ओके, ओपन है। एंड देखिए यहाँ पे क्या है, G इज द बाउंडेड एंड कनेक्टेड ओपन सेट, open set if f is analytic, f is analytic function, analytic function defined on G, defined on G, then the maximum, then the maximum value of mod fz occurs on G, यानी कि इसने क्या कहा कि जो उसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी, मैक्सिमम वैल्यू किसकी, मॉडुलस ऑफ एफ जेड की, वो कहाँ पे होगी, बाउंड्री पे, ओके, नॉट इनसाइड जी, उसके अंदर नहीं होगी। जो मैक्सिमम वैल्यू होगी मोड ऑफ एफ जेड की वो कहाँ पे होगी, बाउंड्री पे होगी, नॉट इनसाइड जी, अनलेस, कंडीशन देखिए अब, अनलेस एफ इज ए कांस्टेंट फंक्शन, यानी कि जो एफ है वो क्या है, कांस्टेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है, अनलेस एफ इज ए कांस्टेंट फंक्शन, ओके। तो यहाँ पे देखिए सारी की सारी कंडीशन सेटिस्फाई है, एफ आपका पास नॉन कांस्टेंट है,
जो डोमेन है आपके पास क्या है, ओपन यूनिट डिस्क है, एंड एफ आपके पास क्या है, एनालिटिक फंक्शन है। तो हम यहाँ पे इजीली मैक्सिमम मॉडुलस प्रिंसिपल अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ गया, अगर हम मैक्सिमम मॉडुलस प्रिंसिपल लगाएंगे तो यहाँ से क्या आ गया, दिस इम्प्लाइज, देखिए, बाय मैक्सिमम मॉडुलस प्रिंसिपल, the maximum value of mod of f of z occurs on boundary of the domain। ओके, जो उसकी मैक्सिमम वैल्यू है वो कहाँ पे है, बाउंड्री ऑफ द डोमेन। ओके, अगर वो यू के इनसाइड चली गई तो क्या हो जाएगा, अगर मैक्सिमम वैल्यू यू के इनसाइड चली गई तो क्या हो जाएगा, फंक्शन आपका कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना। अब देखिए कि जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कहाँ पे है, मोड एफ जेड की कहाँ पे है, मैक्सिमम जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कहाँ पे है, ऑन बाउंड्री ऑफ द डोमेन, ठीक है। एंड गिवन हमें क्या है कि एट मोड ऑफ जेड इज इक्वल टू 1 पे तो फंक्शन आपका क्या है, 1 ही वैल्यू दे रहे हैं, है ना। तो यहाँ से आपके पास क्या आ गया, दिस इम्प्लाइज जो मोड ऑफ एफ ऑफ जेड है वो क्या होगा, लेस देन इक्वल टू 1, ठीक है। जो उसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी, अगर मॉडुलस की मैक्सिमम वैल्यू आपकी 1 है बाउंड्री पे, तो जो मोड ऑफ एफ ऑफ जेड है वो आपके पास क्या होगा, लेस देन इक्वल टू 1, ठीक है। अब देखिए ये आपके पास फर्स्ट इक्वेशन हो गई, यानी कि जो मैक्सिमम वैल्यू है उसकी या तो वो 1 होगी या फिर क्या होगी, 1 से कम होगी, ठीक है। अब देखिए मिनिमम मॉडुलस प्रिंसिपल क्या है, मिनिमम मॉडुलस प्रिंसिपल स्टेटमेंट देखिए पहले, मिनिमम मॉडुलस प्रिंसिपल है, लेट यू बी द सबसेट ऑफ सी बी ए बाउंडेड डोमेन let f be a continuous function on the boundary of u and f is analytic on u, and assume that f never vanishes on u, then the minimum value of mod of f on u बाउंड्री ऑफ यू, तो जो उसकी मिनिमम वैल्यू होगी मोड ऑफ एफ की वो कहाँ पे होगी, बाउंड्री ऑफ यू पे, ठीक है। लेकिन आपके पास एक और कंडीशन है यहाँ पे कि जो एफ है वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए यू के ऊपर, ठीक है। तो देखिए आपके पास यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटी बनती है। एक होता है कि अगर एफ ऑफ जेड इज़ नॉट इक्वल टू 0 इन डोमेन
ओके, डोमेन आपके पास क्या है, ओपन यूनिट डिस्क। इसने कहा कि अगर मोड ऑफ एफ ऑफ जेड इज नेवर वेनिसेस इन द डोमेन, ठीक है। सेकंड पॉसिबिलिटी क्या बनती है कि अगर एफ जेड आपका 0 बन गया तो क्या होगा, इनसाइड द डोमेन। ओके, अगर आपका फंक्शन 0 बन गया इनसाइड द डोमेन तो क्या होगा। देखिए पहले हम फर्स्ट केस लेते हैं कि इफ़ एफ ऑफ जेड इज़ नॉट इक्वल टू 0 इनसाइड द डोमेन, तो बाय मिनिमम मॉडुलस प्रिंसिपल अगर हम ये फर्स्ट वाली पॉसिबिलिटी लें तो यहाँ से क्या आ जाएगा, बाय मिनिमम मॉडुलस प्रिंसिपल यहाँ से क्या होगा कि जो मिनिमम वैल्यू होगी, मिनिमम वैल्यू ऑफ मोड ऑफ एफ ऑफ जेड क्या होगी, कहाँ पे होगी मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू ऑफ मोड ऑफ एफ ऑफ जेड ऑन बाउंड्री ऑफ यू। ओके, कहाँ पे होगी, बाउंड्री ऑफ यू पे। और हमें दे रखा है कि मोड ऑफ एफ ऑफ जेड जो है वो आपका क्या है, 1 है, ऑन मोड ऑफ जेड इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से देखिए जो मिनिमम वैल्यू है वो क्या होगी यहाँ से, दिस इम्प्लाइज मिनिमम ऑफ, यहाँ पे देखिए जो मिनिमम वैल्यू यहाँ पे होगी, जो मैक्सिमम वैल्यू है वो क्या आ गई, लेस देन इक्वल टू 1। क्या मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू दोनों इक्वल हो सकती है, यहाँ पे देखिए, क्योंकि ये इसने क्या कह दिया कि मोड ऑफ एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू 1 ऑन दी मोड ऑफ जेड इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो यहाँ से क्या पॉसिबिलिटी बनती है, देखिए एक ही पॉसिबिलिटी यहाँ पे बचेगी कि जो मिनिमम वैल्यू होगी वो क्या होगी, दिस इम्प्लाइज मोड ऑफ एफ ऑफ जेड इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 1, यानी कि जो इसकी मिनिमम वैल्यू यहाँ पे होगी क्या होगी, या तो 1 होगी या फिर 1 से ग्रेटर होगी, ठीक है। तो सेकंड कंडीशन यहाँ पे ये होती है, फर्स्ट और सेकंड को अगर हम ऐड कर दें, ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड को ऐड करने पे हमें क्या मिलेगा कि जो मोड ऑफ एफ ऑफ जेड है वो क्या है, 1 है, यानी कि जो मिनिमम और इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो दोनों क्या है, 1 है, ठीक है, दोनों क्या है, इक्वल है। यहाँ से यही निकल के आया। एंड अगर मैं यहाँ पे ये पॉसिबिलिटी लूँ कि जो एफ ऑफ जेड है वो क्या है, 0 है इनसाइड द डोमेन, तो क्या होगा, इफ़ पॉसिबल एफ जेड इज इक्वल टू 0 इनसाइड द डोमेन, दिस इम्प्लाइज एफ हैज़ एटलीस्ट, कम से कम एक 0 तो पक्का होगी, एटलीस्ट वन जीरो इन यू। ओके, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन तो आपका करेक्ट हो जाएगा, लेकिन हमें क्या बताना है यहाँ पे कि फॉल्स कौन सा है। ओके, तो यहाँ से सेकंड आपका इनकरेक्ट हो गया अकॉर्डिंग टू अवर स्टेटमेंट। अब देखिए कि जो फोर्थ आपका ऑप्शन है क्या है, एफ कैन हैव ए 0 आउटसाइड। अगर मैं यहाँ पे फंक्शन लूँ एफ ऑफ जेड, लेट एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू जेड। ओके, तो यहाँ पे मोड ऑफ एफ ऑफ जेड करने पे क्या आएगा, मोड ऑफ एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू मोड जेड, एंड मोड जेड क्या है, 1 है। तो यहाँ से ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है, लेकिन जो इसकी 0 है वो क्या है, 0 ऑफ एफ ऑफ जेड क्या है, इसकी 0 है, ठीक है। तो जो 0 यहाँ पे है ये डोमेन के अंदर आ गई। एफ कैन हैव ए 0 आउटसाइड यू, लेकिन ये आउटसाइड तो नहीं है, ये क्या है, इनसाइड यू। जो हमने यहाँ पे ये फंक्शन कंसिडर किया उसकी जो 0 है वो कहाँ पे है, इनसाइड द डोमेन, ठीक है। लेकिन इसने क्या कहा कि एफ कैन हैव ए 0 आउटसाइड यू, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एक ऐसा एग्जांपल ढूंढ दिया कि जिस केस में जो 0 है वो कहाँ पे है, इनसाइड यू है। तो यहाँ से ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, इनकरेक्ट हो जाएगी, ठीक है। यानी कि हमें यही बताना था कि कौन सा फॉल्स है, तो फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन में थोड़ा डाउट है। ओके, तो यहाँ पे ओनली फोर्थ ऑप्शन ही करेक्ट होगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। हम फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन को करेंगे, ठीक है। ये यहाँ पे आपका कंप्लीट होता है सितंबर 2022, एंड यहाँ पे हमने कर लिए Feb 2022। ओके, so thank you very much for watching my video. If you like the content, please do like, share and subscribe my channel. अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना एंड बेल आइकन को ऑन कर लेना, ठीक है। थैंक यू सो मच।